चलो कहाँ तक पढ़ लिए थे? कहाँ तक पढ़ लिए थे? 14 शिलालेख को लिखवा दिए थे, अध्याय को लिखवा दिए थे। चलो हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश में जो लघु शिलालेख है वो कहाँ कहाँ पे हैं वो सारा हम लोग को देखना है आज, ठीक है ना। लिखो लघु शिलालेख। देख एक क्वेश्चन और पूछेगा कि कुल शिलालेख की संख्या कितनी है? 33। ध्यान रखना है ना, कितना? 33 कुल शिलालेख। अगर पूछे उसमें लघु शिलालेख कितने हैं? तो लघु शिलालेख 26 को। कितना? 26। तो बृहद शिलालेख कितना हो गया? तो 33 माइनस 26 कर दो, कितना हो गया? 7। जो हम पढ़ा चुके हैं 7 स्थान पर। ये 7 बृहद शिलालेख का कितने अध्याय थे? तो 14 अध्याय थे। कितने अध्याय? 14 अध्याय थे। इतना हम लोग कवर कर लिए थे, यही था ना। आज हम लोग को पढ़ना है लघु शिलालेख। देखो लघु शिलालेख में भी कुछ कुछ स्थान पर 14 अध्याय मिले हैं, लेकिन कुछ कुछ स्थान पर 13, कहीं पर 2 भी मिले हैं, कहीं पर 1 भी मिले हैं, या फिर अगर बोल सकते हो अभी खुदाई जारी है, मतलब पुरातत्व विभाग, तो वो आगे मिलने की संभावना है। बात क्लियर? तो लघु शिलालेख कहाँ कहाँ है पहले लिखो। अहरौर। एक चीज और ध्यान रखना, जो नाम लिखा रहा है ना, तो ये एंशिएंट नाम से भी शिलालेख होंगे। इधर वाला एंशिएंट नाम होगा और इधर वाला जो लिखाएंगे वो नया नाम होगा, ध्यान रखना ये भी। क्लियर? तो पहला है अहरौर। अहरौर कहाँ का एंशिएंट नाम है? मिर्जापुर। वही मिर्जापुर है, हाँ, जहां पे कलिन भैया थे। मिर्जापुर कहाँ है? यूपी में। क्लियर? चलो वैसे करके लिखो। दूसरा है सासाराम। सासाराम कहाँ पड़ता है? रोहतास बिहार में। रोहतास बिहार में। हाँ, तुम लोग का टेस्ट हम अनाउंस कर देते हैं अभी अगले वीक का। नेक्स्ट वीक का टेस्ट 3 वंश रहेगा आप लोग का, हर्यक, नाग और नंद। क्लियर? क्लियर है ना? है? हाँ, इन नेक्स्ट है कोची क्वेश्चन कितना रहेगा? तो क्वेश्चन लगभग आप लोग का रहेगा 50+ तीनों में, ठीक है। 50 को नहीं, 85 को रहेगा। हाँ, तीनों में 85 को रहेगा। ये छोटे छोटे चैप्टर है, इससे कम क्वेश्चन रहेंगे। मौर्य वंश में क्वेश्चन आपको अधिक मिलेंगे। हाँ, तीसरा है भब्रू, या इसी को बोलते हैं बैराट। भब्रू या बैराट। तो ये कहाँ है? जयपुर। जयपुर ना। तो देख जयपुर का पुराना नाम है भब्रू, एंशिएंट नाम भब्रू। क्लियर? गुर्जरा। अगला है गुर्जरा। गुर्जरा कहाँ है? दतिया। ए हल्ला, दतिया एमपी में पड़ता है। क्लियर? अगला है रूपनाथ। रूपनाथ। रूपनाथ कहाँ है? जबलपुर एमपी। कौची? जबलपुर पाकिस्तान में कहाँ पड़ता है? जबलपुर तो कहने से पाकिस्तान ले आया। हाँ हाँ, सोरोमारो। सोरोमारो कहाँ है? शहडोल। शहडोल भी एमपी में पड़ता है ना? शहडोल। शहडोल कहाँ पड़ता है? एमपी में। क्लियर? हाँ, और देखते हैं आगे। पनगुड़िया। पनगुड़िया का कहाँ पड़ता है? कहाँ? सिहोरा एमपी। सबसे बड़ा अभिलेख है लघु में,
लघु बला में सिहोरा सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है, ध्यान रखना। क्लियर? चलो आगे बढ़ा जाए। ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पर्वत भी है भाई। हाँ, ब्रह्मगिरी कहाँ है? चित्तलदुर्ग कर्नाटक। अगला कौन सा है? ओरेगोला। ओरेगोला कहाँ पड़ता है? बेल्लारी कर्नाटक। अगला कौन सा है? सिद्धपुर, चित्तलदुर्ग। चित्तलदुर्ग है ना? हाँ, कर्नाटक में ही है। अगला कौन सा है? बांसकी, मास्की, मास्की ना, मास्की फेमस है रे। क्वेश्चन कहाँ? रायपुर जिला, कर्नाटक। देख, ये हर बार आ चुका है, ध्यान रखना इसका। चित्तलदुर्ग कर्नाटक। कौन सा? सिहोरा एमपी में पड़ता है। आओ कौन? पनगुड़िया, दतिया। हाँ, ना दिख रहा है तुम लोग? करे चमकता है तो थोड़ा सा आगे पीछे होकर बैठ। अगला कौन सा है? पलिगुंडू। पलिगुंडू कहाँ पड़ता है? मैसूर, कर्नाटक। मैसूर का युद्ध पढ़ा है तुम लोग को मॉडर्न हिस्ट्री में? मैसूर का प्रथम युद्ध, मैसूर का द्वितीय युद्ध, मैसूर का तृतीय युद्ध, मैसूर का चतुर्थ युद्ध, टीपू सुल्तान, है ना? अगला है धौली। धौली कहाँ है? चित्तलदुर्ग कर्नाटक। और कौन सा है? जावर, जौहर, जौगर। ये कहाँ है? तो जौगर तुम्हारा पड़ता है गंजम, उड़ीसा में। क्लियर? उसके बाद है नेपतूर। नेपतूर, नेपतूर कहाँ पड़ता है? मैसूर, कर्नाटक। कौन पट्टी लिख दे सर? तो आप ही पट्टी आ जाए ना सर। पूरा बेंच खाली है सर, आप लोग पीछे कुछ कर रहे हैं। तीनों है ने। कौन? तो कूटेंगे, हम बोल देंगे कूटने के लिए। लंपक, चलो लंपक, लंपक अल्लाह, लंपक पड़ता है कहाँ? अफगानिस्तान में, काबुल। हाँ, काबुल। और कौन बच गया है? महास्थान, पश्चिम बंगाल। और है? चलिए, ये इतना आपका फेमस कौन सा जो क्वेश्चन हमेशा पूछे हैं, ठीक है? ध्यान कर लीजिए। मास्की है, धौली है, भबरू है, ठीक है? अगर बिहार से क्वेश्चन आ रहा है तो ये दोनों रहेगा हमेशा, ठीक है? सासाराम तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर? हाँ, एक और है, कहाँ गया? हाँ, एक क्वेश्चन। ये सब जो है आपका VVI में क्वेश्चन में आते हैं। क्लियर? जो रेगुलर पूछा गया क्वेश्चन हमेशा है ये सब। कितने क्वेश्चन है? तो लगभग 3 और 3 6। इतना लंबा चौड़ा याद नहीं करना है। हाँ, मेन ज्यादातर VVI पे फोकस कीजिए। कहानी सुना दिए? हाँ, तुम लोग गैप था ना? नहीं,
तो मोटा मोटी कुछ कहानी होता है रे, मोटा मोटी है कौन हो रहा है? वो तो शक्तिमान में देखते थे, छोटी छोटी मगर मोटी बात है लास्ट में। और राजा से ही नहीं बताइएगा, ये तो हम जानेंगे। कौन, किनके बारे में बताना है? राजा थे किनके बारे में? अशोक के बारे में। अशोक के बारे में कौन नहीं जानता है? वो नहीं जानता सर। हमारे यहाँ के महान सम्राटों में एक थे, है ना, कलिंग युद्ध पर आक्रमण कर दिए। उसके बाद ये सब नहीं सर। बताइए। बच्चे इस सप्ताह में टेस्ट हुआ ना कल परसों? इसके हैं बच्चे, वही तो है टेस्ट, नेक्स्ट वीक का, अगले वीक का टेस्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ये भी 4 भाषाओं में मिलेगी आप लोग को। ज्यादातर लघु अभिलेख जो है ज्यादातर 3 ही भाषाओं में मिलेगी। काबुल वाला जो मिलेगा वो अफगानिस्तान वाला, वो सिर्फ मिलेगा अरमाइक में, ग्रीक में। पहले छाप लो तुम लोग, उसके बाद हम जो कहानी वानी सुनाएंगे तुम लोग को। यस सर। तब तक बैठ जाइए सर। छाप लिए? नहीं, चलिए बैठ जाते हैं। नेप्तूर, नेप्तूर मैसूर में है। ला पानी ला तो। पानी लाओ। ये लोग बोतल हो रहा है ना, 3 बोतल लाए हैं ना, 3 बोतल का। तीसरा तलाक खा लिया, तलाक है ये वजह। ये बैठ के खा लिया। पहले तो नीचे वाला हमारी जेब खत्म करेगा। खत्म तो ही लोग करता था, बेचारा नीचे वाला बदनाम था। ये नहीं सर, चारी नहीं थी, बाइक बता ले मार जाती। बोतल को लेके भाग जाते थे। बेगम से हम देखा ले हैं। चलो हो गया, आगे बढ़ा जाए। देखिए इसके पहले जो थे पांडुलिपि के चलन था। पांडुलिपि समझते हैं? पत्ते पर लिखने वाले, छाल पर लिखने वाले, उस पे प्रचलन था। उसके दिक्कतें क्या थी कि वो बार बार चेंज करना पड़ता था, है ना। 100 साल में, 150 साल में उसको हर एक बार चेंज करना पड़ता था। अशोक ने दिमाग लगाया कि जहां जहां हम जा रहे हैं वहां क्यों ना अभिलेखों का इस्तेमाल किया जाए। अभिलेख में कौन सा? तो शिलालेख, मतलब पत्थरों पर लिखवाना शुरू किया। इस सारा देखो, शिलालेख का पहला प्रचलन किसने करवाया था? अशोक ने। क्योंकि जब वो बौद्ध धर्म अपनाया कलिंग युद्ध के बाद, तो अपनाने के बाद वो जहां जहां भ्रमण करता वहां वहां उसकी गाथाएं लिखी जाती। 13वां शिलालेख वो जानकर लिखवाता, कलिंग वाला। काहे? कलिंग युद्ध का वर्णन। देखो एक चीज और बताते हैं, 8वें वर्ष में आक्रमण किया था, लगभग 1 साल ही चला था, लेकिन अशोक का कार्यकाल लगभग 40 वर्ष का रहा है। तो दिमाग लगाओ कि एक ऐसा राजा जो बिना युद्ध किए कभी प्रशासन संभाल सकता है? एक मूवी देखा ना तुम लोग, कौन सा, रॉकी भाई वाला? उसमें डायलॉग है ना, ये सल्तनत खून की बनाई हुई है, ये खून ही मांगेगी। अशोक ने तो खून से ही पूरा सल्तनत लिखा था, और वो आगे भी खून ही मांगता। लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने एक अभिलेख जरूर लिखवाया, 13वां वाला, कलिंग युद्ध का पूरा वर्णन लिखवाया। अशोक बैठा कहाँ है? बिहार में। टैक्स कहाँ से उठा रहा है? अफगानिस्तान से। कहाँ से? हाँ, अफगानिस्तान के एक पेड़ का, आम का पेड़ है मान लो, उस पेड़ का फल कौन खाएगा ये डिसाइड कौन करता है? अशोक। कैसे? कम्युनिकेशन तो था नहीं उस टाइम, चिट्ठी पहुंचने में टाइम लग जाता था। हाँ, व्हाट्सएप कहाँ से आएगा, मतलब क्या चल रहा है, बस में आ गई। तो इसीलिए मेन काम करता था ये अभिलेख सब। हाँ, और हर एक जगह पे मेन जगह पे लिखा, जहाँ पर मतलब चौराहा है वहां पे लिखवाया गया सारे अभिलेख। हर एक स्तंभ पे लिखवाया गया, हर एक गुफा में लिखवाया गया, जहां जहां गुफाएं हैं वहां वहां लिखवाया गया। मतलब वहां कोई रुके भी ना तो अभिलेख पढ़े। वो अभिलेख नहीं थे, वो नियम थे, 14 नियम।
इसको फॉलो करोगे तो बचे रहोगे, ना फॉलो करोगे मार दिए जाओगे। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? 6। 6 स्थान है वो। क्लियर? जहां से मेन रूप में हमको स्तंभ लेख का चर्चा मिलता है। कुछ स्तंभ लेख को जब मुगल वाले लोग आए, कुछ फिरोज शाह तुगलक वाले लोग आए, तो वो स्तंभ लेख को पढ़ना शुरू किए, और पढ़ना शुरू किए तो उनको लगा कि नहीं, ये नियम हमारे काम आएंगे। तो वो वहां से उठा करके कोई दिल्ली शिफ्ट कर दिया, कोई प्रयागराज शिफ्ट कर दिया, कोई मेरठ से दिल्ली ले आया, है ना? ऐसे सुने होंगे। क्लियर? लिखो स्तंभ लेख की संख्या। स्तंभ लेख कितनी थी? 6। और प्रत्येक स्तंभ लेख पर 7 लेख हैं। कितने लेख हैं? 7 लेख। ध्यान रखना ये। हाँ, जगह 6, स्तंभ लेख पर लेख कितने? 7। बृहद शिलालेख कितना? 7, है ना? और प्रत्येक लेख पर लेख कितने? 14। लिखा था ना? चलो लिखो। हाँ, स्तंभ लेख की संख्या 6। अगला पॉइंट लिख लो उसमें, प्रत्येक स्तंभ लेख पर 7 लेख लिखे हुए हैं। सात लेख लिखे हुए हैं। पहला स्तंभ लेख का नाम है प्रयाग स्तंभ लेख। पहला वाला है। स्तंभ लेख किसे कहते हैं, कोई बताओगे हमको? है ना? बड़े बड़े गोल गोल पिलर होते थे, तो पिलर पर जो गुदवाया गया है वो सब स्तंभ लेख है। क्लियर? हाँ, कुछ स्तंभ लेख मान लो कि एक स्तंभ लेख सिर्फ स्तंभ है, गोल पिलर जैसा बना दिया है, उस पर ढेर सारा लिखा हुआ है। जैसे तुम लोग बोधगया गए हो, बोधगया गए हो, बोधगया में पीछे में एक लंबा सा एक पिलर है, देखियो, उसे तुम लोग पैसा फेंकते हो ऐसे करके, ऐसे करके फेंकते हो, अटक गया तो मनोकामना पूरा। ऐसे फेंकते हो ना, उसको ही स्तंभ लेख कहते हैं। तुम लोग उसमें पढ़े हो, कुछ लिखा हुआ है? नहीं, पढ़ना का है। पैसा डालेंगे तो मनोकामना पूरा हो जाएगा। सब पढ़ो, वो अशोक का ही स्तंभ लेख है। अशोक बोध गया था ना, तो वह स्तंभ लेख लिखवाया था, तो छोटा स्तंभ लेख है, इसलिए नाम तुम लोग को कम मिल पाता है। बात समझे? हाँ, लिखो। हाँ, पहले ये कहाँ था? कौसंबी। बाद में कहाँ आ गया कौसंबी से? प्रयाग। ये लाने वाला कौन था? अकबर। तो 3 क्वेश्चन हो गया। कौसंबी से प्रयागराज कौन लाया था रे? अकबर। अच्छा, तुम लोग इस बार नाम सुना होगा कि इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया। नाम सुना होगा, है ना? प्रयागराज का ही पुराना नाम कौसंबी है। ये भी सुना है? नहीं सुना है? हाँ, नहीं सुना है। हाँ, प्रयागराज का एंशिएंट नेम जो है वो कौसंबी है। अब देखो, प्रयाग और प्रयागराज संगम में दोनों थोड़ा सा अंतर तुम लोग बताते हैं। इलाहाबाद जो जंक्शन है वर्तमान में, वो इलाहाबाद जंक्शन था। उसके पहले एक स्टेशन और था, उसका नाम प्रयाग था। वो स्टेशन आज भी प्रयाग है, मेन रूप से वही स्टेशन है। जैसे तुम लोग पटना जाते हो तो पटना जंक्शन, उसके पहले स्टेशन एक है राजेंद्र नगर है। बात समझे? तो मेन जगह कौन है? राजेंद्र नगर। जंक्शन तो बाद में बसा है ना, वहां पर तो विकसित बाद में हुआ है, तो वैसे ही वहां वाला है। प्रयागराज स्टेशन जो है वो प्रयागराज स्टेशन पहले से ही था, उसका नाम नहीं बदला है, किसी ने नहीं बदला है। मेन रूप से जो संगम वाला नाम बदल गया है, बदल गया था, उसका नाम हो गया था प्रयागराज से इलाहाबाद। वही इलाहाबाद को बाद में बदल करके कर दिए हैं योगी जी प्रयागराज। बात समझे? और ये वाला प्रयाग जो था, स्टेशन वाला प्रयाग, उसका पुराना नाम था कौसंबी। उसकी दूरी है वहां से लगभग 5 से 7 किलोमीटर है। बात समझे? तो कौसंबी से इलाहाबाद ज्यादा दूरी नहीं है,
7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तुम लोग कभी इलाहाबाद जाओगे ना तो दिखेगा पहले प्रयाग स्टेशन है वो, हाँ, तो बहुत सारा स्टेशन पर उतर जाता है, बोलेगा इलाहाबाद पहुंच गए, मतलब जैसे राजनगर पहुंचते तो बोलते हैं ना पटना पहुंच गए, अब उतरने की तैयारी करो, वैसी वाला कहानी है वहाँ पे। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो आगे बढ़ा जाए। इसका खोज कर रहे हैं टी.एस. बर्ट, खोज किए हैं टी.एस. बर्ट, अंग्रेज थे, इन्होंने ही इसका खोज किया था। इसका एक अब नाम और है, इसको बोलते हैं रानी का अभिलेख। क्या बोलते हैं इसको? रानी का अभिलेख। हाँ इसी को कहते हैं रानी का अभिलेख। हाँ, ये अभिलेख जो है राज्याभिषेक के 12वें वर्ष बनवाया गया था। अब इसको रानी का अभिलेख क्यों कहते हैं, कोई थोड़ा बताओ। 100 रुपए का नोट अंकित है। वो तो रानी का बाब अंकित है, वो तो राजस्थान में, उसका इसका क्या लेना था, वो राजस्थान है, दिल्ली यूपी में है, उसका इससे क्या लेना देना हमको, वो कहानी अलग, ये कहानी अलग। क्यों कहते हैं, कोई रीजन? राजा को जो मारता था तो उसका रानी का कब्जा नहीं करता। मुझे अशोक मारता था कोई राजा वगैरह। हाँ। नहीं इस अभिलेख में अशोक की माता का वर्णन किया गया है कि कैसे अशोक का पालन पोषण हुआ है, किस परिस्थिति में पालन पोषण हुआ है, जो सारा अभिलेख का जानकारी मिलती है हमको प्रयाग अभिलेख से। बात समझ में आई? अशोक के बचपन की कहानियां, अशोक के उस संघर्ष की कहानियां। बोले थे ना अशोक 2-3 भाई था, 100 ऐसे 100 भाई माना जाता है, लेकिन 4-5 भाई था। उस 4-5 भाई में सबसे ज्यादा मानता होता था सुसीम का। इसका सुसीम का सबसे बड़का भाई का। उसके बाद मानते थे जो बिंदुसार थे और सबको। अशोक का कोई मानता नहीं था। अशोक को अशोक बनाने वाला कोई है तो उसकी माता है, और एक और जो उसका सहयोग करने वाले हैं वो है चाणक्य। चाणक्य के शिष्य हुए कौन थे? राधागुप्त। क्लियर? जो अशोक को अशोक बनाने में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो वो है उसकी माता। माता का पूर्ण योगदान है। अशोक इज जस्ट लाइक कर्ण। कौन? कर्ण को उनकी माता ने छोड़ दिया था, रात में राधा ने उसको पालन, राधा ने उनका पालन पोषण किया था। कर्ण का नाम सुने हो? कर्ण का है, राधा को ही अपनी माता मानते थे वो। वैसे ही है अशोक। अशोक का पिता से कोई सहयोग नहीं है, हालांकि हैं राजा के बेटे, लेकिन कोई सहयोग नहीं है। अशोक को बताया था ना कि अशोक को राजा बनने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा था अपने भाइयों से। क्लियर? चलो आगे बढ़ा जाए। दूसरा अभिलेख का नाम है दिल्ली मेरठ। हाँ, दिल्ली मेरठ। हाँ, दिल्ली मेरठ। अब थोड़ा सा उल्टा इसमें हो जाता है। पहले ये अभिलेख मेरठ में लगा हुआ था, मेरठ यूपी में पड़ता है ना। बाद में एफएसटी ने इस अभिलेख को, सॉरी स्तंभ लेख को, स्तंभ लेख के पिलर है तो उसको उखड़वा करके ला करके दिल्ली के यमुना नदी के किनारे लगवा दिया था। उसमें आज वो फिर बाद में जा करके आज वो अभिलेख दिल्ली के लाल किला के अंदर आपको मिल जाएंगे। क्लियर? हाँ, दिल्ली के लाल किला में बाद में जब अंग्रेज आए ना तो उसको अभिलेख को दिल्ली के लाल किला में जाकर के अच्छे से स्थापित कर दिए। क्योंकि देखो इसके पहले जो हमारे आक्रांता आए थे वो आए यमन। यमन वाले लोग तो हमारे सभ्यता में घुल मिल गए। उसके बाद आए मुस्लिम। मुस्लिम वाले जो थे हमारी सभ्यता को तहस नहस करना शुरू किए, हटाना शुरू किए। बस माई। लेकिन अंग्रेज ने 2 काम किया। वो लोग कन्वर्ट तो करवाते, लेकिन हमारी सभ्यता जो मेन सभ्यता थी, जहां उसको लग रहा था, कुछ अंग्रेज ऐसे भी थे जिसको लग रहा था नहीं ये होना चाहिए, तो वो खोज करके उसकी संरक्षण करवा देते। बस समझे? जैसे बोलते हैं कि हमारे यहाँ का इतिहास किसने लिखा है, तो हमारे यहाँ का मेन रूप से जो इतिहास लिखने वाले व्यक्ति है, मगध का इतिहास वो लिखने वाले हैं कनिंघम, वो लिखने वाले हैं टी.एस. बर्ट। मतलब ये सब व्यक्ति है जो अंग्रेजों ने खोज किया, पूरा का पूरा इतिहास लिखा है अंग्रेजों ने। क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में जो है कहानियां मिलती है वो मिलती है पुरातत्व विभाग से। उसमें किताब तो बहुत कम जिक्र है। अब किताब मिलेगा भी तो कौन सी लिपि में? पाली लिपि में। कौन सी लिपि में? प्राकृत लिपि में। कौन सी लिपि में? खरोष्टी लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में। बस माई।
जो अभी तक ब्राह्मणी लिपि पढ़ा नहीं गया, पूरी तरह नहीं पढ़ा गया है। तुम लोग कभी जाते हो ना स्वर्ण भंडार, स्वर्ण भंडार गए हो? नहीं गए हो? राजगीर में स्वर्ण भंडार गुफा है, गुफा के अंदर एक लेख लिखा हुआ है, ऐसा बोला जाता है उसमें जरासंध का पूरा क्या है, खजाना है। क्योंकि उस सबसे पहले महाभारत के टाइम मगध के राजा कौन थे? जरासंध। नाम सुना होगा जरासंध का, जरासंध का अखाड़ा, जरासंध और भीम के साथ युद्ध, मल्ल युद्ध आगे है ना, आगे जाके। तो ये सब नाम सुना होगा। तो वो कौन सी भाषा में लिखी हुई है? वो प्राकृत में लिखी हुई है, और प्राकृत को अभी तक पूरी तरह हम लोग समझ नहीं पाए। क्लियर हो गए? चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ, इसका खोज किए थे टी पैंथलर, लिख लो पहले, टी पैंथलर जिसका खोज किए थे, अंग्रेज हैं। क्लियर? खोज करने वाले व्यक्ति हैं। एफएसटी ने क्या किया, इसको मेरठ से दिल्ली लिया था। क्वेश्चन ध्यान रखना, कौन लाया था दिल्ली, मेरठ से दिल्ली? उल्टा समझ चल जाओ, दिल्ली मेरठ अभिलेख है ना, तो उल्टा कर देना, मेरठ से दिल्ली कौन लाया था? एफएसटी मतलब फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश वाला। क्लियर हो गए? अगला है दिल्ली टोपरा। तीसरा अभिलेख जो है उसका नाम है दिल्ली टोपरा। टोपरा पड़ता है हरियाणा में। क्लियर? टोपरा कहां पड़ता है? हरियाणा में। हम पढ़ा रहे हैं एनए, तो गलबात कर रहे कि ठेकुआ खाया कि नहीं? अभी तक ठेकुआ खत्म ना हुआ है, तुम ही को बोल रहे हैं, तुम्हें दोनों को, राम लखन बोल रहे हैं कि इधर देख लो रे। दिल्ली से टोपरा कौन लाया था? हैं? सॉरी, टोपरा से दिल्ली कौन लाया था? एफएसटी लाया था, तो ध्यान रखना। टोपरा से दिल्ली कौन लाया था? एफएसटी लाया था। हाँ, इसका जो खोज करने वाला उसका नाम है कैप्टन पोलिया। कैप्टन, हाँ नाम बड़ा जबरदस्त है, कैप्टन पोलिया। क्लियर? एक क्वेश्चन और आता है कि अशोक का सबसे अंतिम अभिलेख कौन सा है? तो सबसे अंतिम अभिलेख ही था अशोक का, अंतिम अभिलेख। नहीं, और है बाकी 3 अभिलेख जो हैं, 3 स्तंभ लेख आपके बिहार में मिलते हैं। वो कौन कौन सा अभिलेख है? देखिए, लौरिया नंदनगढ़। चौथा है उसका नाम है, हाँ, लौरिया नंदनगढ़। 5वां अभिलेख है लौरिया अर्राज। अर राज। 6ठा है रामपुरवा। और ये तीनों कहाँ है तुमको? बिहार के चंपारण जिला में। क्लियर? कहाँ? हाँ, बिहार के चंपारण जिले में। इसके अलावे अशोक ने कुछ लघु स्तंभ भी लिखवाए थे, कुछ सांची में, और कहाँ कहाँ था? है? सांची में है, सारनाथ में है, रूमिनदेई। रूमिनदेई देखो, नेपाल के तराई वाला जो स्थान है उसको रूमिनदेई कहते हैं। हाँ, और निगलिप, ये भी नेपाल की तराई वाला स्थान है। बस समझ गई? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी, लुम्बिनी, लुम्बिनी को रूमिनदेई भी कहते हैं। तुम लोग को बताया थे एक बार, है? बताया था ना? हाँ, कि लुम्बिनी को हम लोग कहीं कहीं रूमिनदेई भी लिखा रहेगा किताब में, कहीं कहीं ऑप्शन में भी लास्ट बार दिया था। एमपी वाला एग्जाम एक बार हो रहा था ना, तो एमपी वाला एग्जाम में दे दिया था बुद्ध का जन्म। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, एकदम सिंपल क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? देख के लड़कन खुश हो गया होगा, लेकिन लुम्बिनी मिला ही नहीं। हाँ, कूट में दिया था कि बुद्ध का जन्म रूमिनदेई में हुआ था। बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति, है ना,
यहाँ बोध गया में हुआ था। तो कथन नंबर 1 सही है या कथन नंबर 2 सही है? सब मार्क है, कथन नंबर 2 सही है, 1 2 दोनों सही है। बात समझे? सी नंबर दे दे नहीं तो सी नंबर मतलब अरे 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये ऊपर वही दिया था। अरे कूट का क्वेश्चन है भाई, स्टेटमेंट जो तुम लोग रीजनिंग में पढ़ते हो, है ना? सभी केले बंदर हैं, सभी बंदर केले हैं, है ना? तो वही वाला क्वेश्चन, तो वही वाला स्टेटमेंट होता है कि क्वेश्चन पूछा उसमें कि बुद्ध का जन्म रूमेनदेही में हुआ था। अब पहला वाला तो ठीक ठाक लगा, क्लियर हो गया माइंड, गलत है ना? अरे तुम अब ना सही है, पहले वाला तो वहां तो नहीं से पता है तो गलत है। दूसरा क्वेश्चन नहीं पता था, उसी में दूसरा स्टेटमेंट था कि बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति, एकदम सिंपल क्वेश्चन, बोध गया में हुई थी। हम सब स्टेटमेंट सही मार के आए, घर पर एकदम खुश, 1 नंबर तो क्लियर है मेरा, है ना? लेकिन वहां पर क्या कर दिया, गलत। अब रूमेनदेही भी ध्यान, फिर बाद में दिमाग में चला कि जो लुम्बिनी है, लुम्बिनी को लोग रूमेनदेही भी कहते हैं। किताब है, अंग्रेज थोड़ी बोल रहा था, जरूरी थोड़ी है कि अंग्रेज बोलेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखो लघु स्तंभ लेख कहाँ कहाँ है, जो लिख लीजिए लघु स्तंभ लेख। बड़ा कौन है सर? सबसे बड़ा है वो प्रयाग वाला। हाँ, लघु स्तंभ लेख कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? तो पहला मिलेगा सांची में। कहाँ? सांची कहाँ है भाई? एमपी में। क्लियर? देखो ज्यादातर आप लोग को अभिलेख, ज्यादातर आप लोगों को बुद्ध से जुड़ी हुई चीजें वो कहाँ मिलेगी? एमपी में, है ना? अब बोलेगा सर क्यों, इसका रीजन क्या रहा है? तो मेन रूप से रीजन ये रहा है कि एमपी वाला क्षेत्र में जो मुगल या फिर जो भी आक्रांता आए वो कम गए, वहां पर गए ही नहीं। और नहीं जाने का रीजन है कि वहां पर जितने भी बुद्ध के स्तूप है, बुद्ध से जुड़ी और भी चीजें हैं, बुद्ध से जुड़ी, है ना, मंदिरें हैं, बुद्ध से जुड़ी और भी, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ जो भी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब मिलेंगे, अभिलेख है वो कहाँ मिलेंगे? एमपी में। तो बोलो सर तो एमपी तो हमारे नजदीक था, एमपी तो हमारे बीचे बीचे में है, मुगल चाहते तो आसानी से जा सकते थे। तो दिक्कतें क्या थी मुगल को बता देते हैं, क्योंकि उनकी पूर्ति जो है बाद में खदानों से होनी शुरू हो गई। एंशिएंट हिस्ट्री की मेन रूप से जो है अर्थव्यवस्था वो चलती है कृषि पे, लेकिन मिडाइवल हिस्ट्री आते आते, मिडिवल हिस्ट्री वहां पर चल गया, खदान, लोहा, सोना वहां से चलना शुरू हो गया। बात समझे? और मॉडर्न हिस्ट्री आने के बाद हमारी व्यापारिक व्यवस्थाएं और भी विकसित हो गई, तो मेन रूप से हम लोग आधुनिकता पे आ गए, वहां पे फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गई। तो तीनों की अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग है, तो इसीलिए मुगल जो है बीच में एमपी जाना उतना स्वाभाविक नहीं समझे, तो वहां के मंदिर जो है बचा रह गया। अब यूपी में वो ढूंढोगे मंदिर तो कम मिलेंगे, बात समझे? बिहार में ढूंढोगे कम मिलेंगे, फिर तुम राजस्थान में ढूंढोगे कम मिलेंगे, दक्षिण में मंदिर ज्यादा मिलेगी, अभी भी मिलती है ना दक्षिण में मंदिर ज्यादा। क्लियर हो गए? चलो आगे बढ़ा जाए। दूसरा स्थान है कहाँ? सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? यूपी। तीसरा है रूमेनदेही। रूमेनदेही पड़ता है नेपाल में, नेपाल की तराई की जगह है ये, जहां पर बुद्ध का जन्म हुआ था। ध्यान रखना, रूमेनदेही को भी क्या कहते हैं? लुम्बिनी। क्लियर? एक और कोची है निगाली सागर। हाँ, निगाली सागर गया था अशोक तो 4 कुएं खंदवाए थे, है ना, वहीं पर लगा हुआ है अभिलेख। क्यों अब बता देते हैं। देखो रूमेनदेही और निगाली सागर जो है ये पहाड़ी इलाका है, वहां पीने का पानी की हमेशा दिक्कतें होती है, बात समझे? तो उसी को रुकने के लिए तालाब और कुएं खंदवाए थे, वो सब तुम्हारे क्या बोलते हैं इस अभिलेख में वर्णन है। निगाली सागर ये भी कहाँ है? तो नेपाल की तराई में है। क्लियर? एक अभिलेख और मिलता है अशोक का, उसको बोलते हैं शाह-ए-कुना अभिलेख, है ना, शाह-ए-कुना। तो नाम बदल गया, कंधार का ही नाम बदल कर दिया गया है शाह-ए-कुना। जब मुस्लिम लोग आए आक्रांता लोग,
तो कांधार अभिलेख अभी पढ़ाए थे, काबुल कांधार। तो कांधार अभिलेख पहले था, उसी का नाम बदल दिए थे, उसको बोल दिए थे शाह ए हुना अभिलेख। उसकी अभी तक मेरे रूप से लिपि कंफर्म नहीं हो पाती है, वो दोनों अभिलेख में लिपि में है, एक ग्रीक में भी मिलती है और एक अरमाइक में मिलती है। बस हमारी दिमाग में घुसा? हाँ, चलो ठीक है, लिख लो कांधार अभिलेख। कांधार अभिलेख का नाम बदल क्या कर दिया गया था? शाह ए हुना अभिलेख कर दिया गया था। शाह ए हुना अभिलेख कर दिया गया था। क्लियर हो गया यहां तक? शाह ए कुना, शाह कर लो उसको, शाह ए कुना। ये कौन कौन सी भाषा में थी? तो ये ग्रीक और अरमाइक भाषा में थी। क्लियर हो गया यहां तक? कोई और दिक्कतें? नहीं। हाँ, तो अब थोड़ा सुन ले हम। सुनने में कुछ नहीं था सर।